Hello students, welcome back. Welcome to the part 12 of chapter 9 coordination compound. जो पिछले पार्ट था पार्ट 11 उसके अंदर हमने आपको क्रिस्टरफील्ड थ्योरी स्टार्ट कराई थी। क्रिस्टरफील्ड थ्योरी में हमने आपको बताया था कि जो मेटल और लिगेंड होता है उनको हम पॉइंट चार्जेस की तरह एज्यूम करते हैं और उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो प्योरली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अगर कैटायन क्या है, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो आपका लिगेंड है वो एनाइनिक है। अगर आपका लिगेंड एनाइनिक नहीं है, वो न्यूट्रल है, देन इट विल एक्सपीरियंस द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। और हमने बताया था कि जैसे ही क्या करते हैं, कोई भी लिगेंड्स होते हैं, वो चाहे आपके 4 लिगेंड है या 6 लिगेंड है, जैसे ही वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, द डी ऑर्बिटल इन द central metal ion will lose its degeneracy and they will split in the groups of different orbitals, and the splitting, this is called crystal field splitting, and the energy difference between two this group is called crystal field stabilization energy। ठीक है। और इस ये एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। तो जिसमें हमने आपको बताया था एन नोट पी। ठीक है। और ठीक है भाई, जहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, वहां पर लिगेंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो। ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन। लो स्पिन, या आप कह सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड। ठीक है। और जहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से, सीएफएससी से, देन वहां पर जो फील्ड होता है, क्योंकि वहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, इसलिए वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं? जो लेस स्प्लिटिंग कोज करते हैं। ठीक है। और जहां पर वीक फील्ड लिगेंड होता है वहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं उनको। ठीक है। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नॉट स्पिन पेयर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक सीरीज बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें क्या होता है, जिसमें लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड लिगेंड में अरेंज किया जाता है। ठीक है। जो फार राइट की तरफ आते हैं, मतलब एंड ऑफ दिस सीरीज आते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और जो स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज आते हैं वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं, FeH2O 3 पॉजिटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव, तो इन दोनों के अंदर आयरन Fe3 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर आयरन Fe3 पॉजिटिव में क्या आएगा, 3d5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Fe3 क्या है, 3d5 है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, क्योंकि वाटर क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें होगा T2G3 एंड Eg2। बट हेयर यू विल गेट Fe3 पॉजिटिव फॉर दिस। Fe3 पॉजिटिव में क्या होगा, 3d5 है ये, तो इसकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, T2G5 Eg0। वाई? देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन Eg बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ Cn। ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो ये, और यहां पर आपको बताना है कि भाई अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, वो अगर आपके पास ज्यादा है, तो वहां पर आपका क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि उससे अच्छा एनर्जी देने से अच्छा वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, इजी वाले में। ठीक है। और जहां पर पेयरिंग एनर्जी कम होती है, वो उसको ओवरकम नहीं कर सकती स्प्लिटिंग एनर्जी को, और पेयरिंग हो जाती है। ठीक है। आया समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो रिवर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होती है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो बहुत ज्यादा कम होती है। और स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से क्या होता है, वहां पर हमेशा आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करेंगे स्प्लिटिंग।
बी पार्ट था ये। ए पार्ट में हमने splitting of d orbital in octahedral complexes. Now we will talk about the splitting of d orbital in tetrahedral complexes। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कि भाई आपके पास क्या है, एक मेटल है, इसको 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, देन इट विल गिव मेटल। आपके पास दो कन्फिगरेशन दे सकते हैं ये एक तो ये इस तरीके की, और ठीक है, एक आपको मिल सकते हैं इस तरीके की। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, ये आपको पता है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये एनर्जी बैरियर है। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। यहां पर आपके पास क्या है, ये डी ऑर्बिटल्स हैं 5। जैसे यहां पर क्या आएगा, लिगेंड्स आएंगे तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएंगे, फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, किस में, ऑर्बिटल्स में। यहां पर तो आपके आ जाएगा, ये तो हो जाएंगे आपके T2G और ये हो जाएंगे आपके EG। ठीक है, और ये जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी, एंड इट इज कॉल्ड 2/5 एंड इट इज 3 बाई सॉरी इट इज 3/5 और ये 2/5। ठीक है, और यहाँ पर जो डेल्टा टी के रिलेशन होता है, ये होता है 4/9 डेल्टा नोट। ठीक है, तो इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जो डेल्टा टी होता है वो डेल्टा नोट से डेल्टा जीरो या ओ से क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, पेयरिंग एनर्जी से बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर पेयरिंग नहीं होती है। तो ये आपको क्या देते हैं, ये हमेशा आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपको मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSE होती है और ऑक्टाहेड्रल में उसमें क्या रिलेशन होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4/9 डेल्टा नोट होती है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे कलर। ठीक है, ये आप करने के बाद इसमें जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहां पर कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसका एक एक्सेप्शन है जहां पर ये क्या करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में, जैसे क्या है यहां पर CuNH3 4 that is positive, 2 पॉजिटिव, देन यू विल गेट Cu2 पॉजिटिव में क्या होता है, यू विल गेट 3D9। ठीक है, यहां पर इसमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रहा और ये आपका 4s और ये आपका 4p। ठीक है, लेकिन जैसे ही Cu2 पॉजिटिव इन CuNH4 2 पॉजिटिव के अंदर आता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोसीड कर जाता है क्योंकि इट विल एक्सपीरियंस लोड्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन ये मैं अपने पास से बता रहा हूं, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने नहीं बताया था, ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई आपके अकॉर्डिंग तो ये हाई स्पिन वाला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंच गया, इस बात की इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और आपको मिलेगा ये इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया।
ठीक है, ठीक है भाई। ये आपके आ गए यहाँ पर, ये NH3 की वजह से आए हैं, तो DsP2 हो गया। तो DsP2, और DsP2 के लिए क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो CuNH4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, इसका ऐसे ही एक और एग्जांपल है, कौन सा है वो, NiCN4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, CN4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके का एक एग्जांपल है, लेकिन वहां पर ये दो तरीके की स्ट्रक्चर आपको दे सकता है, उसके लिए कंट्राडिक्शन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अराइज ऑफ कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये सबसे बड़ी क्या थी, अचीवमेंट थी, कि उसने जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके कलर को डिफाइन कर दिया। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देन यू विल से दैट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उन्होंने इट वाज सक्सेसफुल, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द कलर of the coordination compound which was based on the electronic configuration and the transition of the transition between the d orbitals। ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन की वजह से कलर आते हैं, एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जब जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सारे ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, तो there will be no transition and it will look like colorless। But as soon as you will see that ligand is approached to the central metal ion, there will be change in the energy and it will give rises to the transition between the d orbitals। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, डी ट्रांजिशन, जिसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है, जिससे क्या होता है, वहां पर कलर रिड्यूस हो जाता है, और जो एनर्जी चेंज होता है इट विल एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द कलर। ठीक है, एंड जो कलर हम देखते हैं इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसका आपको क्या दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप क्या करते हैं, विबग्योर बनाते हैं इस तरीके से, यहां पर VI तो ये इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये शायद इससे होता है, जो भी है आपको ये मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला साइकिल जो होता है एक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ग्रीन होता है। अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, ग्रीन रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका कलर आपको क्या दिखता है, एक्चुअल में उसने आप क्या ग्रीन रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, रेड होता है, तो आपको क्या दिखेगा, सब्सटेंस रेड दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात करेंगे यहां पर। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कलर के बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कलर होता है वो क्यों होता है, ठीक है, जो कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हाँ, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको बताया है कि भाई क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं,
डी ऑर्बिटल्स हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। और ये ठीक है, जैसे ही क्या होता है, अगर ये क्या करें, इसमें अगर आप एच न्यू रेडिएशन, कोई रेडिएशन आती है और जो रेडिएशन है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला जाएगा। ठीक है, जब ये क्या करता है, लोअर एनर्जी से ऊपर वाले एनर्जी में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं इनको। ठीक है, द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द d orbitals, it is called dd transition, and the due to dd transition there will be change in the energy। जो चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द कलर। ठीक है, विजिबल रीजन में होता है, एंड इस कंपाउंड गिव्स द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको मिलता है अगर कोई, इफ एनी कंपाउंड एब्जॉर्ब्स ग्रीन देन इट विल सीम्स रेड। ठीक है, तो मोस्टली यही पूछा जाता है कि भाई एक सब्सटेंस है वो हमें रेड दिख रहा है, तो उसने कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, तो उसने ग्रीन कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। ये आपके पास होना चाहिए, जो आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। ठीक है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री कलर यू विल नॉट एबल बी सी द, ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बिना नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे, और ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कन्फ्यूजन, जैसे D0 एंड D10, अगर किसी कंपाउंड की जो कन्फिग्रेशन है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन D0 और D10 है, दे विल फॉर्म कलरलेस। कलरलेस क्यों बनाएंगे, बिकॉज देयर इज नो डी ट्रांजिशंस। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया Sc3 पॉजिटिव के हो गए, Cu पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस हो गए, और Zn2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी आपको, ये तो आपको देगा D0 कॉन्फ़िगरेशन, ये देगा D10 और ये भी D10। ठीक है, D10 D0 में आपके क्या होता है, कलर नहीं होते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन। आपकी बुक के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें आप इनको यूज करके इनके कलर्स के बारे में बता सकते हैं कि भाई कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देता है। ठीक है, और जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कौन सा लिगेंड उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग वालों में ट्रांजिशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर एक जो कलर होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो कन्फिग्रेशन के ऊपर, और दूसरा जो उसके साथ लिगेंड अटैच्ड है उसके साथ। ठीक है, तो ये ट्रांजिशंस आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है और जैसे ही वो क्या करता है, एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो किस में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, मतलब अब वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब या इमिट करता है वो किस में करता है, विजिबल रीजन में करता है। विजिबल रीजन में करने की वजह से ही वो हमको दिखता है, लेकिन जो कलर हमें दिखता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे हमें जेम स्टोन होते हैं, आपने देखा होगा कुछ स्टोन्स होते हैं जो लोग बाग क्या करते हैं, या तो गले में पहन लेते हैं या उसको रिंग में लगवा लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उनमें कलर होता है। कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशंस। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम हो गया Cr3 पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, जब लिगेंड के साथ अटैच्ड होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जब लिगेंड के साथ अटैच्ड होते हैं तभी वो कलर देते हैं, क्योंकि उससे पहले तो उनके जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जैसे ही उसके साथ लिगेंड अटैच्ड हो जाते हैं उनकी एनर्जी में चेंज हो जाता है, और जिससे वहां पर क्या होते हैं, डी ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कलर किस तरीके से यहाँ पर अचीव होता है। ठीक है भाई,
आ रही बात समझ में? तो जेम स्टोन का जो कलर होता है वो भी डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ये आप इसमें बता सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आप कहेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या लिमिटेशन आ गई? लिमिटेशन थी इसमें, जैसे एक ये वाली थी आपकी, जो टेट्रामीन कॉपर था सेकंड, उसकी जो बॉन्डिंग थी उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को छोड़कर पी ऑर्बिटल में जा रहा था। क्यों जा रहा था, कैसे, क्या हो गया उसमें, ऐसा क्यों चला गया, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशंस, एक तो अगर इसके आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपके पास क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें आपके क्या क्या बेनिफिट हैं, तो इसके बेनिफिट आप बता सकते हैं। इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर आपको इसके क्या बताने पड़ जाएं, एडवांटेजेस एडवांटेजेस बताने पड़ जाएं, तो आप इसमें बता सकते हैं। कलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फिग्रेशन जो मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है। D0 D10 में कोई भी कलर नहीं आता है। ठीक है, बाकी अदर कन्फिग्रेशन में कलर आता है। ठीक है, किसमें? D0 D10। ठीक है, D5 में भी कलर आता है। तो अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो आप बताएंगे इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारी चीजें, तीन चीज उन्होंने काफी अच्छे से बताई। बट अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर भी उसमें क्या लिमिटेशंस थी, कौन कौन सी लिमिटेशन थी? कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने बताया नहीं कि भाई किस बेसिस पर वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी थी। ठीक है, दूसरा जो कोवलेंट करेक्टर होता है, कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेटल और लिगेंड के बीच में जो क्या था, मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको प्योरली आयनिक माना था। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट करेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, वो कोवलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड could not be explained। ठीक है, दूसरा ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी अभी भी यहाँ पर मिसिंग थी। ठीक है, वो आपके वार्नर थ्योरी में भी मिसिंग थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी मिसिंग थी और यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी मिसिंग है। लेकिन हाँ, वार्नर थ्योरी में आपके बहुत सारे, जैसे कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्डिंग की नेचर हो गई, वो सारी चीजें नहीं थी। बॉन्डिंग की नेचर, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी कलर के बारे में और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थे उसको प्रॉपर तरीके से और स्टेबिलिटी इन एनर्जी फॉर्म, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की। लेकिन ये सारी चीजें एक्सप्लेन होने के बाद भी जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। जैसे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर किस बेस पर आया था, और जो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरा, जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड उन्होंने प्योरली आयनिक माना था, वो प्योरली आयनिक नहीं था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोवलेंट करेक्टर था और उस कोवलेंट करेक्टर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो
ये आज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विद इट्स लिमिटेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमारे कुछ ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है। बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी एंड यूजेस, 3 छोटे छोटे से पोर्शन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 13 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।